जिसको हम स्टूडेंट कहते हैं, वो पैदा होता है बाहरी व्यवस्था और भीतरी व्यवस्था के डायलेक्टिकल एंगेजमेंट से। कुछ बाहर वाली व्यवस्था है, कुछ भीतर वाली व्यवस्था है, ये दोनों आपस में रगड़ा रगड़ी करते हैं, तो उससे वो चीज़ तैयार होती है जिसको हम कहते हैं द माइंड ऑफ द स्टूडेंट। द माइंड ऑफ द स्टूडेंट कैसे तैयार होता है? तो हम बड़ी गरीबी से गुजरे पिछले 200-250 सालों में, ठीक है। उच्च वर्गीय होना तो छोड़िए, मध्यम वर्गीय होना भी हमारे लिए सपना हो गया। अब जाकर के भारत में एक बड़ी मिडिल क्लास खड़ी हुई है। नहीं तो मिडिल क्लास भी बड़ी छोटी हुआ करती थी आज से 30-40 साल पहले। तो कुल मिलाकर के जिंदगी में यही बहुत बड़ी बात हो गई कि किसी तरह से खाना पीना रोटी कपड़ा चलता रहे। गरीब है देश, बहुत गरीब है देश। और उसमें स्वतंत्रता के ठीक बाद सरकार तय करती है, विशेषकर उस समय प्रधानमंत्री हैं नेहरू, कि हमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उच्च शिक्षा के संस्थान खड़े करने हैं। इनको मंदिर कहा करते थे, मंदिर। अब ये जो आपने संस्थान खड़े कर दिए, ये द्वीप हैं, ये आइलैंड्स हैं। किस चीज के? क्वालिटी के। और द्वार हैं किस चीज के? प्रॉस्पेरिटी के। क्वालिटी के द्वीप हैं, छोटे 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 छोटे, और प्रॉस्पेरिटी के द्वार हैं। वरना देश में कहीं भी कहां कुछ बहुत उच्च गुणवत्ता का है? कुछ भी नहीं। हमारी कोई भी व्यवस्था, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको हम कह सकें हाई क्लास, हाई क्वालिटी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, कुछ नहीं ऐसा। अब पूरा भारत कैसे देखेगा इन द्वीपों को? दो भाव रहेंगे, पहला विस्मय और दूसरा लोभ। विस्मय किस बात का? ऐसी टेक्नोलॉजी पढ़ाई जा रही है जो पूरे देश में क्या, पूरे एशिया में कहीं नहीं है। जब शुरुआती दौर था आईआईटीज का, तो एशिया में इनके जैसे कोई संस्थान नहीं थे। अब तो चीन, जापान, कोरिया है, सिंगापुर भी है, पर उस समय पर वो भी पिछड़े हुए थे, क्योंकि जब हमें आज़ादी मिली लगभग तभी वो सब भी आज़ाद हुए थे। और उच्च शिक्षा पर भारत ने जितना महत्व दिया उतना उन देशों ने नहीं दिया, और प्राथमिक शिक्षा पर जितना महत्व उनने दिया भारत ने जरा भी नहीं दिया। ये दो अलग अलग दिशाएं थीं। भारत ने कहा कि हमें हेवी मशीनरी वाली इंडस्ट्रीज चाहिए, और उन हेवी मशीन्स को डिजाइन और ऑपरेट करने वाले इंजीनियर और मैनेजर चाहिए। तो भारत ने जो इनिशियल इंडस्ट्री लगाई वो हेवी मशीन्स की थी। बड़े बड़े बांध बनाए, बड़ी पीएसयूज बनाई, और उन पीएसयूज को क्वालिफाइड पर्सनेल मिल सकें इसके लिए आईआईटी बनाया, आईएससी बनाया, आईआईएम बनाया, और भी कई संस्थान हैं जो उसी समय लगभग बनाए गए। वो विजन था। विजन तो ठीक है, प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया नहीं गया। देश 99.9% बदहाल का बदहाल रहा। कल आईआईटी पटना में था, वहां पर नहीं, उससे पहले जो पटना में जो खुला सत्र हुआ, ओपन सेशन, उसमें किसी ने सवाल पूछा, और वो भी शायद आईआईटीएन ही थे, बिहार के कोचिंग माफिया के बारे में। बोले यहां एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी लोग करते नहीं, उनसे करवाई जाती है, ये बाहरी व्यवस्था है। स्टूडेंट से
एंट्रेंस की तैयारी करवाई जा रही है, तू कर। उसके माँ बाप द्वारा, जिसको वो कोचिंग माफिया बोल रहे थे, उसके द्वारा। और कोचिंग माफिया कोई ऐसा नहीं कि सिर्फ जेई की तैयारी में ही है। जिन्होंने सवाल पूछा वो बोले चाहे जेई की तैयारी हो, यूपीएससी की तैयारी हो, वो माफिया ही है। न भीतर का कुछ पता है कि मैं कौन हूं, मुझे चाहिए क्या, और न ही ज्ञान से कोई प्रेम है कि मुझे सचमुच मैकेनिकल, कंप्यूटर, इलेक्ट्रिकल, केमिकल कुछ बहुत अच्छा लगता है। कुछ नहीं ऐसा, एक दबाव है बस। और वो दबाव ऐतिहासिक है, 250 साल की गरीबी और गुलामी से आ रहा है। और ऐसी गरीबी कि अभी 100 साल भी नहीं बीते, दुनिया के सबसे बड़े अकालों में से एक से हम गुजर चुके हैं, अभी जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और वो कोई अकेला नहीं था, हर दूसरे तीसरे साल हिंदुस्तान में अकाल पड़ रहे थे कहीं ना कहीं, और बड़े बड़े अकाल भी। दुर्भिक्ष, दुर्भिक्ष समझते हो कि भिक्षा मिलनी भी मुश्किल हो जाए, खाना कमाना तो छोड़ दो, भीख भी नहीं देगा कोई, ऐसा अकाल। ये हमारी हालत थी। हमारी हालत ऐसी थी कि पूरा हिंदुस्तान सिर्फ मानसिक तौर पर नहीं, शारीरिक तौर पर भी स्टंटेड हो गया। भीतर आम आदमी के आज भी घोर दहशत बैठी हुई है, घोर दहशत कि मेरा क्या होगा, कहीं मैं बेरोजगार तो नहीं मरूंगा, भूखा तो नहीं मरूंगा। और यह दहशत वो अपने बच्चों को भी पिला देता है। खेल कूद रहा होगा बच्चा तो तुरंत उसको हो जाएगा, ये जो तो ऐसे खेल कूद रहा है ना, भूखा मरेगा, भूखा। सुना है ये? सुना है? ये वो व्यवस्था है जो इंस्टीट्यूट के मेन गेट के बाहर की है। अभी इंस्टीट्यूट तो शुरू भी नहीं हुआ। इस तरीके से वो जो बाहर वाला लड़का या लड़की है वो इंस्टीट्यूट में प्रवेश करता है। जा पढ़ाई कर, जा पढ़ाई कर। भारत शायद इकलौता देश होगा जिसने एक पूरा शहर बसा दिया है कोचिंग के नाम पर। जानते हैं कौन सा शहर? वहां और कुछ नहीं होता, यही होता है, कोचिंग कोचिंग कोचिंग। और हम जानते हैं कि आए दिन वहां आत्महत्याएं होती रहती हैं। क्या स्ट्रेस इस कैंपस में आने के बाद शुरू हो रहा है? अगर कैंपस में आने से स्ट्रेस हो रहा है तो उस शहर में इतनी आत्महत्याएं क्यों होती हैं? डरे हुए माँ बाप, जिन्होंने अपने डरे हुए माँ बाप देखे हैं, क्योंकि उन्होंने भूख ही नहीं भूखमरी देखी है। जो पेट पर कपड़ा बांध कर सोए हैं ताकि किसी कदर नींद आ जाए। हम वहां से आ रहे हैं, और ये बहुत पीछे की नहीं, 3-4 पीढ़ी पीछे की बात है। अच्छा, आप सब यहां बैठे हुए हो दिल्ली में, बहुत सारे आप IITian भी हो, बाकी लोग भी बहुत सारे दिल्ली के ही रहने वाले होंगे। आप में से कितने लोग हैं जो 3-4 पीढ़ी पहले ही गांव में रहते थे? 3-4 पीढ़ियां पीछे जो गांव से आ रहे हैं, ये लोग सब के, ये हम हैं, ये हम हैं। हमें उस ग्रामीण भूखमरी से निकले बहुत समय अभी नहीं हुआ है। हम वहां से बाहर निकल आए हैं, लेकिन वो भूख हमसे बाहर नहीं निकली है। हम आज भी भूखे हैं, और हम आज भी डरे हुए हैं, बहुत डरे हुए हैं। क्योंकि अंग्रेजों ने तो 200-250 साल की गरीबी दी। उस गरीबी से भी कहीं पुरानी हमारी गुलामी है। तो भूख अगर हमारी 200 साल पुरानी है, तो डर हमारा 1000 साल पुराना है। हम बहुत डरे हुए हैं, हम कुछ नया नहीं कर सकते। हमें अगर किसी ने बता दिया कि IIT आकर के आपका बच्चा अब बेरोजगार नहीं मरेगा, तो हम उसकी जान के पीछे पड़ जाएंगे कि घुसेड़ो इसको IIT में। और ये बात शायद आज से 30-40 साल पहले थोड़ी सी वैध भी रही हो, क्योंकि तब दुनिया में, भारत में रोजगार के इतने अलग अलग साधन नहीं थे, इतनी शाखाएं नहीं थी।
आज तो ऐसा कुछ है भी नहीं, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। आप जिस भी क्षेत्र में चाहो अच्छे से कमा खा सकते हो, कोई समस्या नहीं आएगी। और साथ ही साथ एक चीज और हुई है, आईआईटी में 20,000 सीटें कर दी हैं। तो इसका मतलब ये है कि आईआईटी आके भी आप कमा खा लोगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं जब घुसा था तो 2,000 सीटें थी, 2,000 सीटों के लिए प्रतिस्पर्धा होती थी। अब 20,000 सीटें हैं। मैं जब घुसा था तो 5 आईआईटी थी, अब 23 आईआईटी हैं। ये पक्का है ना कि जहां 20,000 लोग एंट्रेंस ले रहे हैं वहां सबके सब तो कुछ नहीं फन्ने खा निकल जाएंगे, बहुत होते हैं 20,000। पर आज भी यही है, घुस घुस 4-4 साल कोचिंग करो, और कोचिंग वाले कुछ हजारों में नहीं, लाखों में भी नहीं, बिग लैक्स में वसूलते हैं, बिग लैक्स में। चाहे वो आईटी की कोचिंग हो, यूपीएससी की कोचिंग हो, और कितनी सारी और कोचिंग चलती है ना सरकारी नौकरियों की, जो आपकी स्टेट सर्विसेज होती हैं और बैंकिंग सर्विसेज और सब कुछ, ये जो भी है, कैट, IIM कैट होता है, जिस भी चीज़ की कोचिंग हो, वो अब ऐसा नहीं होता कि आपका 10-20-50 हज़ार में काम हो जाएगा। 5 लाख, 10 लाख, और शायद कुछ सक्सेस गारंटी प्रोग्राम्स होते हैं जो 20-40 लाख भी मांगते हैं। कहते हैं इतना पैसा दे दो तो निश्चित रूप से हम तुम्हारे लड़के को घुसेड़ देंगे अंदर। लड़का जानबूझ के बोल रहा हूँ, लड़की के लिए कोई 40 लाख नहीं देता, देता है, दहेज में देता है। वो डर, वो खौफ हमारे चेहरे, हमारी आंखों से निकल ही नहीं रहा। हम सिर्फ ये करना जानते हैं, सबके सामने बस ये करना है। कोई मिल जाए उसके सामने रीढ़ झुका दो और हाथ ऐसे जोड़ के खड़े हो जाओ। कोई भी हो, चाहे वो तुम्हारे यहां प्रचलित कोई स्थानीय स्तर का कुल देवता हो, और चाहे प्लेसमेंट में आ रही कोई कंपनी हो, फर्क नहीं पड़ता। सबके सामने हम बस क्या करना जानते हैं, बहुत भारी बूट के तले रौंदा गया ये राष्ट्र, और उसकी पीड़ा से अभी भी उबर नहीं पा रहा। कहानी बहुत पीछे से शुरू हुई है। कहानी वहां से शुरू हुई है जहां से धर्म को विकृत करके लोक धर्म बनाया गया। उस विकृति की वजह से भारत को हर क्षेत्र में पराभव और पराजय झेलनी पड़ी। वही पराभव, वही पराजय, फिर भूख बन गए, महामारी बन गए, अकाल बन गए, और वही भूख, वही हार, वही चोट आज एक एक अभिभावक, एक एक माँ की छाती में बैठी हुई है, और वो कहते हैं अपने बच्चे को किसी तरह बचाना है, उसको बचाने के लिए उसको आईआईटी भेज दो ना। ये जो कोचिंग नाम का फिनोमेना है, ये भारत जैसा दुनिया के किसी देश में नहीं होता। दूसरे देशों में भी होता है, उसको टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेस्ट प्रेप इंडस्ट्री। उसका एक साधारण सा आकार होता है, वो एक साधारण फॉर्मल सी चीज होती है। पर भारत में जो हो रहा है ये यूनिक है, ये फिनोमिनल है। और जिस शहर में पिछड़ापन और बेरोजगारी जितना ज्यादा होते हैं, वहां आप उतने ज्यादा कोचिंग के होर्डिंग पाएंगे। मैं कोचिंग को जिम्मेदार बिल्कुल नहीं ठहरा रहा हूं। कोचिंग फंडामेंटल नहीं है। अगर ये जो बीमारी है, इस बीमारी में फंडामेंटल कोचिंग नहीं है। इस बीमारी में जो फंडामेंटल है वो इतिहास है, वो बहुत पीछे तक जाता है। लेकिन क्या इतिहास की बात करके हम इस बीमारी को जस्टिफाई कर सकते हैं? पूछ रहा हूं, बोलो। हम क्या ही कह सकते हैं, हम क्या करें, हमारा तो इतिहास ही बेचारगी का है, तो इस कारण हम डरते हैं अपने बच्चों के लिए। बोलो, कर सकते हैं क्या? इतिहास जो होगा सो होगा। हम आज क्यों इतने अजीब तरीके से व्यवहार कर रहे हैं? इतिहास तो वो ना जो बीत गया, तो जो बीत गया वो बीतने क्यों नहीं देते? उसको पकड़ के ढो क्यों रहे हैं? जेनेटिकली जो भारत में बच्चा पैदा होता है वो इंफीरियर है क्या?
वो वैसा ही है जैसा कहीं भी कोई और बच्चा पैदा होता है, पर उसके ऊपर चढ़ बैठोगे तो वो दब्बू, कमजोर, लालची, अंधविश्वासी सब बन ही जाएगा। फिर बोलोगे हम इंडियंस तो होते ही ऐसे हैं ना। कैसे ऐसे ही होते हैं बताओ ना? जेनेटिकली ऐसे होते हैं, जेनेटिक्स में तो कोई अंतर है नहीं। हम अपने बच्चों को दब्बू बनाते हैं, उनके अंदर तनाव डालते हैं। पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो होगे खराब। सही बात तो यह है कि जिसका पढ़ाई से रिश्ता खेलने का हो गया वही बड़े बड़े आविष्कार करता है। पढ़ाई और खेलकूद दो अलग अलग चीजें हैं ही नहीं। जो पढ़ाई के अंदर खेलने लग गया वो अब आविष्कारक बन जाता है। पर हमने विभाजन कर दिया, हमने दो फाड़ बना दिए। तू खेलने नहीं जाएगा बिल्कुल, तू खेलने नहीं जाएगा बिल्कुल, खेलने नहीं जाएगा, तू पढ़ाई कर, तू पढ़ाई कर। मेरी जिंदगी में भी लगभग 4 साल का समय ऐसा था जब मैं बिल्कुल नहीं खेला, क्योंकि हवाएं ऐसी थी कि दिमाग में भी नहीं आता था कि खेला जा सकता है। 10th का बोर्ड है, 12th का बोर्ड है और जेई एंट्रेंस है, ये टाइम खेलने का थोड़ी है। और मेरी फितरत स्पोर्ट्स पर्सन की है। बिल्कुल हो सकता है कि मैं खेला होता तो मैं शायद किसी खेल में निकल गया होता, हाथ में माइक की जगह रैकेट होता। पता नहीं अच्छा होता बुरा होता, अच्छा बुरा का फैसला करने वाले हम कौन होते हैं अब, पीछे की बात। लेकिन लेकिन एक 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 कन्वेयर बेल्ट है, उस पर आप डले हुए और उस पर आपको चलना है। कोई जानने पूछने वाला नहीं है कि तुम्हारे भीतर उस पर चलने वाली प्रकृति है भी कि नहीं है। साइकोलॉजिकली ये बात गलत है, वो तो अपनी जगह ही है। इस तरह के व्यवहार का अब कोई इकोनॉमिक रेशनेल भी नहीं है। आईआईटी में घुसना कोई उतनी नहीं बड़ी बात रह गई, ना उतना जरूरी रह गया है ढंग की जिंदगी जीने के लिए, कमाने खाने के लिए। कहीं भी घुसना नहीं जरूरी है। मूल सिद्धांत यह है, एकदम फंडामेंटल प्रिंसिपल, कि अगर तुम सचमुच कुछ ऐसा कर रहे हो जो क्रिएटिव है तो उससे तुम्हें ही नहीं दूसरों को भी फायदा होगा, क्योंकि क्रिएटिविटी सबके दिल को अच्छी लगती है। और अगर दूसरों को फायदा होगा तो दूसरे तुम्हें कुछ पैसे भी दे देंगे, तू भूखा नहीं मरेगा। क्रिएटिव होकर के कोई भूखा नहीं मरता। आ रही बात समझ में? जब तक कैंपस के भीतर एकेडमिक परफॉर्मेंस को ही जो प्राइम वेटेज दी जाती है उसको डिफ्यूज नहीं करेंगे, तब तक स्ट्रेस बना रहेगा। जब तक हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का मतलब ये सोचते रहेंगे कि यहां टेक्नोलॉजी ही पढ़ाई जाएगी, तब तक ये टेंशन बना रहेगा। सेकेंड स्पेशलाइजेशन क्यों नहीं हो सकती? डबल मेजरिंग क्यों नहीं हो सकती? किसी बच्चे को उसके दिल की नहीं सुनने दी गई, उस पर दबाव डाला गया, उस दबाव के चलते वो जेई क्लियर करके किसी कदर कैंपस में आ भी गया, तो अब कैंपस उसको दिली जिंदगी जीने का दोबारा मौका क्यों नहीं देता? कैंपस क्यों नहीं बोलता कि ठीक है यार, तू सिविल इंजीनियरिंग और सोशियोलॉजी दोनों में पैरेलल मेजर कर सकता है, कर ले। अब उसका टेंशन डिफ्यूज होगा ना। और आईआईटी जैसे संस्थान निश्चित रूप से यह कर सकते हैं।
या डबल मेजर नहीं हो सकता तो कम से कम माइनर स्पेशलाइजेशन दे दो। लगभग 180-190 क्रेडिट होते हैं जो आपको 4 साल में बीटेक प्रोग्राम में करने होते हैं। हम क्यों नहीं उसमें से 40-50 क्रेडिट आर्ट्स और ह्यूमैनिटीज को डिवोट कर सकते, या कि क्रेडिट बढ़ा दो, 20 क्रेडिट बढ़ा दो, लेकिन 20 क्रेडिट बढ़ाने के बाद 50 क्रेडिट कुल मिला करके, अभी हम 16 क्रेडिट देते हैं, ऑप्शनल ह्यूमैनिटीज कोर्सेज होते हैं, 4 सेमेस्टर्स में होते हैं, 4-4 क्रेडिट के 16 क्रेडिट देते हैं। इस 16 को बढ़ा करके 40 या 50 कर दो, फिर देखो कैंपस में स्ट्रेस लेवल कितना कम होता है। और स्टूडेंट्स को चॉइस के द्वारा एम्पावर करो कि वो एक वाइड वैरायटी में से अपने लिए ऑप्शनल कोर्सेज चुन सकें। हिस्ट्री, फिलॉसफी, साइकोलॉजी, जो कुछ भी दुनिया में होता है। क्योंकि इनोवेशन के फ्रंटियर अक्सर इंटरसेक्शनल होते हैं। वो ऐसी जगह होगी उदाहरण के लिए कि जहां न्यूरोसाइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से मिल रही होगी, जहां न्यूरोसाइंस मैकेनिकल इंजीनियरिंग से इंटरसेक्ट कर रही होगी, उस जगह पर एक जबरदस्त इनोवेशन होगा। उदाहरण के लिए आपको एक आर्टिफिशियल आर्म बनानी है, तो उसके लिए आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग चाहिए और न्यूरोसाइंस चाहिए। क्यों नहीं हम ऐसे स्टूडेंट्स पैदा कर सकते जो मैकेनिकल इंजीनियर है, जिसने माइनर कर रखा है न्यूरोसाइंस में। देश की हालत खराब है क्योंकि लोग भीतर से उथले होते जा रहे हैं। हम अलग अलग तरह की फिलॉसफीज के ऑप्शंस क्यों नहीं दे सकते स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए? हम टेंशन की बात कर रहे हैं, टेंशन साइकोलॉजी के दायरे में आता है। हम कैंपस के भीतर साइकोलॉजी के कोर्सेज ही क्यों नहीं फ्लोट कर देते? यही कमी देख करके 2006 में अद्वैत लाइफ एजुकेशन शुरू करी थी मैंने, और वो करिकुलम बना करके जितने ज्यादा इंस्टीट्यूशंस हो सकते थे उनके पास गया था, ये कह के कि आप जो भी पढ़ा रहे हैं उसमें ये नहीं है, मुझे पढ़ाने दो। आईआईटी दिल्ली में भी मुझे मौका मिला था 2011-12 में, 2 सेमेस्टर तक पढ़ाया, उसके बाद वो चीज बंद हो गई। और जो मैं बात कह रहा था उससे कोई इंस्टीट्यूशन इनकार नहीं कर पाता था। हाँ, उनको समझ में आ जाता था कि ये चीज अगर हम नहीं पढ़ा रहे हैं तो कमी रह जा रही है, बड़ी कमी, अ बिग होल। मैं भी 4 साल कैंपस में था, लठगाड़ दिया था कि जहां कहीं भी को करिकुलर्स कुछ भी हो रहा होगा जाऊंगा जरूर, लेकिन मुझे फिर क्लास मिस करके जाना पड़ता था। सिस्टम के खिलाफ जाकर जाना पड़ता था। डिबेटिंग, एक्सटेम्परी, ड्रामेटिक्स, पोएट्री, हर चीज में जाकर के हिस्सा लिया, लेकिन फिर उसी कीमत भी चुकानी पड़ी कि आप वहां पर सब कुछ करके आओ, रात में देर से आओ, और उसके बाद कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। सिस्टम इस बात को एक्नॉलेज ही नहीं कर रहा है कि इस लड़के ने जेन्युइनली अपना क्रिएटिव टाइम कहीं पर लगाया है। सिस्टम के लिए मैं एक एब्सेंटी हूं कि ये तो क्लास छोड़ के कहीं और गायब था। और अगर मैं बाहर जाकर के वो सब नहीं कर रहा होता जो मैंने यहां के 4 सालों में करा, तो शायद जैसे मैं आपके सामने अभी माइक लेके खड़ा हूं, ऐसे खड़ा भी नहीं रह पाता। इतना महत्व होता है होलिस्टिक एजुकेशन का, डाइवर्सिफाइड लर्निंग का। समझ में आ रही है बात? ये इतना स्ट्रेस विदेशी कैंपसेस में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि ना वहां पर पेरेंट्स कह रहे हैं कि तू भूखा मरेगा इसलिए बीटेक कर, और ना वहां पर कैंपस
आपको एक यूनिडायरेक्शनल फ्लो में पुश कर रहा है। एक जो बहुत बड़ा अंतर होता है इंडियन प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस और बाहर होता है द शेयर नंबर ऑफ इलेक्टिव ऑप्शनल्स। वहां आप सब कुछ चुनते ही हो, कुछ कोर कोर्सेज हैं, उसके अलावा सब आप चुनते हो, और सैकड़ों कोर्सेज होते हैं, इसमें से ये चुनना, ये चुनो, ये चुनना। अपने हिसाब से अपना पोर्टफोलियो बना लो, जो तुम पढ़ना चाहते हो, तुम बताओ तुम क्या पढ़ना चाहते हो, कर लो एनरोल। जाहिर है कि अब स्ट्रेस लेवल्स कम रहेंगे। बस सुनने में बहुत दूर की बात लगेगी, पर मैं पूछ रहा हूं, हमारे जो डांस फॉर्म्स हैं क्या वो लर्निंग में नहीं आते हैं? एक 2 क्रेडिट का कोर्स इसी बात का नहीं हो सकता है कि जिंदगी भर तो वो रट्टा ही मारता रहा, बोर्ड की तैयारी करता रहा, जेई की तैयारी करता रहा, अब वो यहां आया है तो उसको जी लेने दो, वो कुछ सीखना चाहता है, कथक, कुचिपुड़ी, सालसा, कुछ भी, वो भी एक कोर्स है कैंपस के अंदर। क्यों नहीं हो सकता ये? म्यूजिक के ऑप्शनल्स क्यों नहीं हो सकते? यूनिवर्सिटी का और क्या मतलब होता है, विश्वविद्यालय का और क्या मतलब होता है? हम भी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं, तो विश्वविद्यालय का क्या मतलब होता है? होलिस्टिक एजुकेशन। पूरी दुनिया के छात्रों का स्वागत है और पूरी दुनिया के विषय यहां पढ़ाए जाएंगे, तब हम कहते हैं विश्वविद्यालय। फॉरेन लैंग्वेजेस के कोर्सेज क्यों नहीं हो सकते? और मुझे पता है कि कुछ हद तक उस दिशा में प्रयास हो भी रहा है। जितने डाइवर्स ऑप्शंस हमें उपलब्ध थे, आज के स्टूडेंट्स को उससे कहीं ज्यादा उपलब्ध हैं। लेकिन फिर भी अगर स्ट्रेस लेवल्स हैं तो इसका मतलब बहुत कुछ और किया जाना बाकी है। थैंक यू आचार्य जी। ये तमन्ना लेकर के मैं चला ही जाऊंगा, लेकिन चाहता यही था कि एक ऐसी जगह हो जिसको एक कोण से देखो तो कहो मंदिर है और दूसरे कोण से देखो तो कहो विश्वविद्यालय बनाना चाहता था। ताली की कोई बात नहीं है, अफसोस की बात है कि कभी बनेगा नहीं, नहीं हो पाएगा। पूछ रहे हैं क्यों? छोड़ो, सोचो कैसा कैसा होता वो संस्थान। कुछ नाम देते उसको, मध्वैत संस्थान, जहां आप सुबह कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हो और शाम को उपनिषद। सोचो कैसा होता। वही बनाना चाहता था। बनेगा नहीं शायद। आपको खुशी होगी इस नाते, जो हमारी अपनी ऐप है जिसमें हमारे गीता और बाकी सब कार्यक्रम चलते हैं, यहाँ पर बुद्ध हैं, गीता है, उपनिषद है, अष्टावक्र हैं। ये मुझे मिले, मेरी ज़िंदगी बदली, ये तुम्हें मिलेंगे, तुम्हारी ज़िंदगी भी बदलेगी। सच पूछिए तो मतलब लाखों नहीं तो कम से कम हज़ारों ज़िंदगियाँ तो हैं जो बिल्कुल बदली हैं। 2 लाख से अधिक गीता प्रतिभागियों के साथ जुड़े आचार्य प्रशांत ऐप पर पहला महीना बिल्कुल फ्री गीता मिशन का पूरा एक्सेस। ऐप पर आपको मिलेंगे नियमित लाइव सत्र, हर दिन आचार्य प्रशांत के विशेष संवाद, गीता कम्युनिटी का एक्सेस, गीता परीक्षा, चयनित समाचार, ऑडियो बुक्स, कोट्स और भी बहुत कुछ। गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर पर आचार्य प्रशांत सर्च करें और अभी डाउनलोड करें।